रीजनिंग की क्लासेस आपकी सिलोगिज्म ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर का पैटर्न है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो टॉपिक वाइज ही क्लासेस चलेंगी रीजनिंग की। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पूरी वीडियो देखें, आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने इंट्रोड्यूस कराया है ब्लड रिलेशन में कि कज़न क्या होता है, नेफ्यू क्या है, नीस क्या है, अंकल क्या है, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ये सब क्या होते हैं, मैटरनल और पैटर्नल क्या होता है, सिबलिंग क्या होता है, स्पाउस क्या होता है, ये सब आप पढ़ लें जिसको भी नहीं पता है। और इंग्लिश में ही क्वेश्चन है लेकिन मैं हिंदी में बताऊंगा, तो डोंट वरी। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि आपका तरीका शायद अलग होगा मेल जेंडर और फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करने का, लेकिन मैं कैसे करता हूं देखिए अगर मेल जेंडर होगा तो मैं उसको स्क्वायर बनाऊंगा, और अगर फीमेल है तो मैं सर्कल बनाऊंगा। मैं ये प्लस और माइनस नहीं लिखता हूँ। पहली बात, अगर आप प्लस माइनस लिखते हैं तो वो आप वैसे करें, आप अपने अंदाज में करें, मैं सिर्फ आप देखें कि किया कैसे जाएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, द मदर ऑफ सुकेश इज द ओनली डॉटर ऑफ सरिता's फादर, हाउ सरिता इज रिलेटेड टू सुकेश। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, तो अच्छे से आप अटेम्प्ट करें पहले, उसके बाद वीडियो देखें, प्ले करके पॉज करके आप अटेम्प्ट करें। इसमें कहा गया है जो सुकेश की माँ है वो इकलौती पुत्री है सरिता के फादर की। तो सरिता और सुकेश में क्या संबंध है, मतलब सरिता सुकेश की कौन लगी, ये बताना है। और ये ध्यान रखना है आपको, इंडियन नेम है तो आपको जेंडर में कंफ्यूज नहीं होना है। क्या कहा गया है, सुकेश की मम्मी, सुकेश यानी मेल है, ठीक। सुकेश की मदर ये होगी, ओके। अब कहा है ये जो सुकेश की मम्मी है वो सरिता के फादर की इकलौती पुत्री है। अब सरिता का फादर यहां बनेंगे, सरिता के फादर, इकलौती पुत्री तो यानी खुद ही हो गई सरिता। इसका मतलब है ये सिंपल सा फिगर बनेगा इसका, सुकेश की मदर सरिता के पिता की इकलौती पुत्री है। इस तरीके से इसको ड्रॉ किया जाएगा। तो बताना है कि सरिता सुकेश की कौन लगी, तो दिख रहा है आपको मदर लगी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। मैंने बताया कि सुकेश की मदर सरिता के पिता की इकलौती पुत्री है, ओनली डॉटर है, यानी कि सरिता खुद है सुकेश की मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा है, बी इज सन ऑफ सीज ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर, हाउ इज सीज फादर रिलेटेड टू बी। बी पुत्र है सी के दादा के अकेली बेटी का। क्या कहा गया हमसे, पहले सी बनाएंगे जिसका जेंडर हमें नहीं पता है। अब यहां पर बात हुई है कि डॉटर की बात आई है, तो सी की मम्मी होंगी और इस मम्मी के पापा होंगे, तो ये बन जाएंगे सी के ग्रैंडफादर, लेकिन ये मैटरनल ग्रैंडफादर हैं, आपको ध्यान रखना है, यहाँ ओनली डॉटर की बात हुई है। अब क्या कहा है आगे, बी इज सन ऑफ सीज ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर, यानी कि यहां पर आएगा ये बी और बी सन है इस तरीके से। हाउ इज सीज फादर रिलेटेड टू बी, सी के पिता बी से किस तरीके से संबंधित हैं। सी के पिता कौन होंगे, ये सी की मम्मी है, सी के पिता यहां बनेंगे। इसका मतलब क्या है, सी और बी इन दोनों के पिता है ये, ओके। इसका मतलब है जो सी के फादर हैं वो बी के भी फादर होंगे, तो यहां आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फादर। देखिए इसको समझिएगा, फिर से मैं समझाता हूं। देखिए सी के ग्रैंडफादर, लेकिन ओनली डॉटर है तो इसका मतलब है मैटरनल ग्रैंडफादर हैं, ये बना दिए। उसके बाद क्या कहा, सी के फादर यानी कि सी की मम्मी के हस्बैंड, सी के फादर किस तरीके से रिलेटेड है, बी से, और बी सन है इनका। इसका मतलब है सी और बी आपस में भाई भाई भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकती हैं। हमें सी का जेंडर नहीं पता है, लेकिन हमसे पूछा नहीं गया है सी के बारे में, हमसे ये पूछा है सी के फादर बी से किस तरीके से रिलेटेड है, तो सी के जो फादर हैं वो बी के भी फादर बनेंगे। थर्ड क्वेश्चन ये अलग तरीके का है, इससे पहले फोर्थ क्वेश्चन करते हैं क्योंकि वो सेम पैटर्न पे है। पढ़ते हैं, बी इज हस्बैंड ऑफ सी, ठीक है, बना लेते हैं, बी इज हस्बैंड ऑफ
सी, इसका मतलब बी हस्बैंड यानी कि मेल, सी फीमेल। ठीक है, आगे क्या कहा है, ए इज सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, ए सिस्टर है बी की। ठीक है, पड़ोस में बना दी। उसके बाद कहा है डी इज सिस्टर ऑफ सी। डी जो है वो सी की सिस्टर है। ठीक है, वो सी के पड़ोस में बना दी। हाउ इज डी रिलेटेड टू बी। देखिए सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, यानी कि साली साहिबा हो जाएंगी, सिस्टर इन लॉ। आपको सीधा सीधा दिख रहा है, इसमें मुझे शायद समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टर इन लॉ इज द आंसर, सिंपल था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जो नए टाइप का है। पॉइंटिंग टू अ बॉय उमा सेड। एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए उमा ने कहा, क्या कहा, ही इज द सन ऑफ माई मदर इन लॉज ओनली चाइल्ड। वह मेरी सासू जी का इकलौते बच्चे का बेटा है। तो ये बताना है कि वो लड़का उमा से किस तरीके से संबंधित है। बनाइए इसका फिगर, देखिए क्या आएगा आंसर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। उमा, पहले उमा को ड्रॉ करिए, ये हो गई उमा, ये उमा फीमेल बना ली। इनकी मदर इन लॉ यानी कि इनके हस्बैंड होंगे, यहाँ पर हस्बैंड की मम्मी बनेंगी मदर इन लॉ उमा की। ओके, अब क्या कहा गया है कि जो वो लड़का है, ही इज द सन ऑफ माई मदर इन लॉज ओनली चाइल्ड, यानी कि इनका बेटा ही वो बॉय है। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। तो पूछा है ये जो बॉय है वो उमा से किस तरीके से रिलेटेड है, वो सन है उमा का। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। देखिए क्या है इसमें, उमा बना ली, कहा गया है कि माई मदर इन लॉज, तो उमा के हस्बैंड की मदर ही इनकी मदर इन लॉ बनेंगी, और मदर इन लॉ के ओनली चाइल्ड यानी एक ही बच्चा है, तो वो उमा के हस्बैंड है, उसका बेटा है बॉय, यानी उमा का बेटा हो गया। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज फादर इज बीज सन इन लॉ। ए के जो पिता हैं वो बी के सन इन लॉ हैं, दामाद हैं ए के पिता। ए है कोई, उसके पिता हैं वो क्या हैं, बी के सन इन लॉ हैं, बी की बेटी के हस्बैंड हैं, तो सन इन लॉ बनेंगे। जो सी है वो ए की सिस्टर है, और जो सी है वो इज द डॉटर ऑफ पी। हाउ इज पी रिलेटेड टू बी, ये बताना है हमको। देखिए अब इस आगे आप क्या कर सकते हैं, इसके आगे दिमाग लगाइए, बताइए आप आगे ड्रॉ क्या करेंगे आप। देखिए आगे बोला है सी इज सिस्टर, यानी सी है वो ए की सिस्टर है, तो सी को सिस्टर बना दिया ए के बगल में। ए का जेंडर हमें नहीं पता अभी। आगे क्या बोल रहा है, सी इज द डॉटर ऑफ पी। सी डॉटर है पी की। अब देखिए पी हमें कहा नहीं है कि पी फादर है या मदर है, तो पी यहाँ भी आ सकता है और पी यहाँ भी आ सकता है। इसका मतलब है हमें पी का जेंडर नहीं पता है। तो हमसे पूछा क्या है, हाउ इज पी रिलेटेड टू बी। ये जो पी होगा वो बी से किस तरीके से रिलेटेड होगा। देखिए हमें बी का जेंडर भी नहीं पता, हमें पी का जेंडर भी नहीं पता। जब जेंडर ही नहीं पता है तो हम रिलेशन नहीं बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कांट डिटरमाइंड। हम जेंडर नहीं बता सकते इसलिए रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं, यही इसका आंसर है। चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, अगर उसमें रीजनिंग आती है तो स्लॉग्स के 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपके 3 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट सारे रूल आपको एक ही क्लास में मिलेंगे। पूरा सिलॉगिज्म स्वाहा हो जाएगा आज। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव कंक्लूजन के रूल को देखने के लिए। जैसे सारे के सारे पॉजिटिव कंक्लूजन होते हैं, जब मतलब सारे कंक्लूजन सारे निष्कर्ष पॉजिटिव हों, निगेटिव ना हो, तो हम डायरेक्ट चेक करेंगे उसको। जो हमें स्टेटमेंट दिया होगा उससे हम डायरेक्ट चेक करते हैं। कैसे, देखिए एग्जाम्पल भी मैंने दिया है यहाँ पर। इसमें लिखा है सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए बी हैं, हमने कुछ ए बी बना लिए। फिर लिखा है सम बी आर सी, तो हमने कुछ बी सी बना लिए। फिर लिखा है ऑल सी आर डी, यानी कि जो सारे सी हैं वो डी हैं। ये हमारा स्टेटमेंट तैयार है। कंक्लूजन देखिए, अब कंक्लूजन क्या कहा है। पहला,
सम बी आर डी। देखिए कहीं पर नॉट नहीं लगा है तीनों कंक्लूजन में कहीं भी, इसका मतलब ये पॉजिटिव कंक्लूजन है। इनको हमें डायरेक्ट यहाँ स्टेटमेंट से ही देखना है, अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो गलत है। देखिए पहला क्या है, सम बी आर डी। देखिए कुछ भी डी है क्या? बिल्कुल है। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये जो मैं शेड कर रहा हूं, ये बी का हिस्सा डी के अंदर है, इसका मतलब पहला कंक्लूजन ट्रू है। दूसरा क्या है? दूसरा है ऑल ए आर सी। क्या सारे ए सी हैं? देखिए ए यहां पर दिया है और सी वहां पर दिया है, दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं दिख रहा है हमको डायरेक्ट, इसका मतलब ये रॉन्ग है। तीसरा कंक्लूजन क्या है? सम सी आर डी। कुछ सी डी हैं। देखिए अब कुछ सी डी हैं। देखिए जब हमें सेंटेंस में ही, स्टेटमेंट में ही कहा है कि सारे के सारे सी डी हैं, तो कुछ सी तो डी होंगे ही होंगे, इसका मतलब ये ट्रू है। यहाँ पर कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन थर्ड ये ट्रू है, सेकंड वाला गलत है। ये है पूरा पॉजिटिव स्टेटमेंट और पॉजिटिव कंक्लूजन का रूल। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेगेटिव कंक्लूजन पे, जहां से आपको क्वेश्चन मिलते हैं मैक्सिमम। पॉजिटिव पे तो रेयरली 5 में कोई एक आएगा, वरना नेगेटिव पर ही आते हैं, तो ध्यान से समझेंगे। देखिए एक तरफ मैंने लिखा है ये गिवन इन कंक्लूजन, मतलब कंक्लूजन में ये चीज दी होगी तो आपको चेक क्या करना है, वी चेक, तो हमें चेक क्या करना है। उसके बाद मैंने स्टेटमेंट और कंक्लूजन लेके एग्जांपल भी यहाँ पर समझाऊंगा। देखिए जब हमें कंक्लूजन में दिया हो सम ए आर नॉट बी, या ये दिया हो सम ए कैन नेवर बी बी, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। सम ए आर नॉट बी और सम ए कैन नेवर बी बी। अगर इस कंक्लूजन में ये दिया हो तो हमें चेक करना है ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब सारे ए बी होने की संभावना है। अगर ये बात सही होगी, यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है, अगर ये चीज सही हो गई तो ये चीज गलत हो जाएगी, अगर ये चीज गलत हुई तो ये चीज सही हो जाएगी। बस इतना आपको ध्यान रखना है। 22 परसा चलता है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है। अगर पॉसिबिलिटी सही हो गई तो कंक्लूजन गलत, अगर पॉसिबिलिटी गलत हो गई तो कंक्लूजन सही। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। स्टेटमेंट पढ़िए, ये पहली लाइन में स्टेटमेंट लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर? सम ए आर बी, सम ए आर बी। उसके बाद दिया है ऑल बी आर सी, सारे के सारे बी सी हैं, ठीक है। उसके बाद दिया है सम सी आर डी, सम सी आर डी, ये भी बना लिया। अब देखिए कंक्लूजन, पहले दिया है सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी, तो हमें चेक क्या करना है? ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। तो बिल्कुल हो सकते हैं, कहीं पर कोई मनाही नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब है पॉसिबिलिटी ट्रू है तो कंक्लूजन ये रॉन्ग हो जाएगा। सम ए आर नॉट सी, ये चीज रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि पॉसिबिलिटी ट्रू है। आगे क्या है? नेक्स्ट है सम बी कैन नेवर बी डी, सम बी कैन नेवर बी डी। इसमें भी हमें चेक करना है कि ऑल बी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे बी डी होने की पॉसिबिलिटी है? देखिए ये बी यहाँ पर है, कहीं पर कोई नेगेटिव दिया नहीं है स्टेटमेंट में, इसका मतलब है बी सारे के सारे डी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। अगर पॉसिबिलिटी सही है तो ये कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि दोनों की पॉसिबिलिटी ट्रू हो रही है, इस वजह से कंक्लूजन रॉन्ग हुआ। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगर सम ए आर नॉट बी या सम ए कैन नेवर बी बी, अगर ये कंक्लूजन दिया है तो आपको चेक करना है ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। अगर पॉसिबिलिटी वाली बात सही हुई तो आपका ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा, अगर पॉसिबिलिटी वाली बात गलत हुई तो ये कंक्लूजन सही हो जाएगा। बस इतना खेल है इसका। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या है? अगर कंक्लूजन में ऑल दिए हों, ऑल ए आर नॉट बी या ऑल ए आर डेफिनेटली नॉट बी, इन दोनों का मतलब एक है। ऑल ए आर नॉट बी और
ऑल ए आर डेफिनेटली नॉट बी। अगर ये कंक्लूजन में दिया हो तो हमें चेक क्या करना है, नो ए इज बी। यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है, ध्यान रखना है आपको, यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है, डायरेक्ट दिया है नो ए इज बी। क्या दिया है हमें स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में है सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, हमने बना लिए। उसके बाद दिया है ऑल बी आर सी, सारे के सारे बी सी हैं, बना लिया हमने। सम सी आर डी, तो कुछ सी को डी भी बना लिया हमने। अब देखते हैं कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन है ऑल ए आर नॉट सी, ऑल ए आर नॉट सी। इसका मतलब हमें चेक क्या करना है, नो ए इज बी। देखिए यहां पर ये पार्ट तो बी है, ए का ये पार्ट बी दिया है, इसका मतलब है ये चीज गलत है, इसका मतलब कंक्लूजन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है आपको कंक्लूजन, ऑल सी आर डेफिनेटली नॉट डी। इसका मतलब हमें चेक करना है नो सी इज डी। देखिए कोई भी सी डी नहीं है क्या, लेकिन ये बात गलत है, ये वाला पार्ट सी है, सी का जो ये पार्ट है वो डी है, इसका मतलब है ये चीज गलत हो गई, तो हमारा कंक्लूजन ट्रू हो गया। यहाँ पर बोथ ट्रू है, बोथ आर ट्रू। उम्मीद है करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। मैं एक एक बार दो दो तीन तीन बार बोल रहा हूँ, फिर भी नहीं आती तो आप वीडियो को जरूर देखें, नोट्स बनाते चलें, क्योंकि जब आप इंप्लीमेंट करेंगे इनको क्वेश्चंस में तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल लेना जरूरी समझा, हर रूल को एग्जाम्पल से समझाता चलूंगा। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या कहा है, रूल नंबर 3, अगर कंक्लूजन में दिया हो नो ए इज बी और यूजुअली ए कैन बी बी, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। नो ए इज बी और यूजुअली ए कैन बी बी, यानी कि कोई भी ए बी नहीं है। अगर ये दिया हो तो हमें चेक क्या करना है कि कुछ ए बी बनने की पॉसिबिलिटी है, और वो बात तो मैंने बता ही रखी है कि अगर पॉसिबिलिटी वाली बात सही हुई तो कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा, अगर पॉसिबिलिटी वाली बात गलत हुई तो कंक्लूजन राइट हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। क्या दिया है एग्जाम्पल, स्टेटमेंट दिया है हमको सम ए आर बी, तो कुछ ए हमने बी बना लिए, सारे के सारे बी सी हैं, बना लिए, कुछ सी हमारे डी हैं, बना लिए। अब आते हैं कंक्लूजन पे। पहले क्या दिया है, नो डी इज बी, कोई भी डी बी नहीं है, तो चेक क्या करना है हमको, सम डी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कि कुछ डी का हिस्सा बी में मिल जाने की पॉसिबिलिटी है क्या। देखिए जो डी का पार्ट है वो पूरा का पूरा बी में आ सकता है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि देखिए कलर चेंज करूं, अगर मैं इस बी को इस तरीके से बना दूं तो क्या कोई मनाही है, नहीं है। इसका मतलब है जो पॉसिबिलिटी है हमारी वो बिल्कुल राइट है। अगर पॉसिबिलिटी राइट हो गई, अगर पॉसिबिलिटी राइट हो गई तो कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो गया है। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट कंक्लूजन है यूजुअली ए कैन बी डी। अब हमें चेक क्या करना है, सम ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, तो कुछ ए डी बनने की पॉसिबिलिटी है क्या। देखिए यहाँ पर कुछ ए डी बनने की पॉसिबिलिटी है क्या, तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। क्यों है, अगर मैंने मान लीजिए डी को अगर मैं ऐसे बना देता तो कोई दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं थी। इसका मतलब है पॉसिबिलिटी अगर राइट हुई है तो कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। अब देखिए कुछ स्टेटमेंट का रूल देखिए आप। अगर स्टेटमेंट में दिया हो ओनली वर्ड या दिया हो अ फ्यू, तो हम किस तरीके से फिगर बनाते हैं आपको यहाँ पर फिगर समझना है। जैसे कि स्टेटमेंट क्या दिया है, ओनली वी इज ए, ओनली बी इज ए। अगर दिया है ओनली बी इज ए, यानी केवल बी ए है, इसका मतलब है सारे के सारे ए बी हैं। इसका मतलब होता है ऑल ए आर बी। ओनली बी इज ए, इसका मतलब है ऑल ए आर बी। उल्टा फिगर बन जाएगा, ध्यान रखना है आपको ओनली के केस में। दूसरा है
अ फ्यू ए आर सी, यानी कुछ ए सी है। ए फ्यू का मतलब क्या होता है? ए फ्यू नथिंग बट सम। ए फ्यू का मतलब होता है सम। ए फ्यू का मतलब क्या है? सम। इसका मतलब है फिगर बनेगा सम ए आर सी। ये फिगर बनेगा दूसरे कंक्लूजन का, ध्यान रखना है आपको। ये फिगर इसका है, ये फिगर इसका है, इस तरीके से फिगर बनेंगे इसको। तो ध्यान रखना है ओनली बी इज ए जब भी आएगा तो उसका मतलब होगा ऑल ए आर बी, और जब आएगा ए फ्यू ए आर सी इसका मतलब है सम ए आर सी। इस तरीके से स्टेटमेंट को हम ड्रॉ करेंगे। आगे नेक्स्ट रूल पर बढ़ते हैं। अब रूल आया है आइदर और का। आइदर और कब यूज होता है? तो देखिए 3 कंडीशन होती हैं जब आइदर और को हम यूज करते हैं। आइदर और आता है कब आएगा? जब दिया हो नो ए इज बी एंड सम ए आर बी, यानी जो टर्म है ए और बी ही होनी चाहिए और उनके बीच में रिलेशन होना चाहिए नो का और सम का। नो ए इज बी एंड सम ए आर बी, तब हमारा आइदर और लगेगा। दूसरा क्या है इसका रूल? सम ए आर नॉट बी आए अगर, मतलब एक में आपको नेगेटिव चाहिए, एक पॉजिटिव चाहिए और टर्म ए और बी दोनों में होनी चाहिए सेम, तब लगता है। यहां पर देखिए सम नॉट का आया है तो यहां पर ऑल ए आर बी आ गए, यानी सम नॉट के साथ ऑल का आए तब लगेगा, सम नॉट के साथ सम का आए तब लगेगा। तो इस तरीके से आइदर और रूल वर्क करता है। इसको मैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन से समझाता हूं कैसे। फिगर देखिए, स्टेटमेंट क्या दिया है? सम ए आर बी, कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी बना लिए मैंने। उसके बाद क्या दिया है? ऑल सी आर बी, यानी कि जो सी हैं वो सारे के सारे बी के अंदर हैं, ये बात बोली है। उसके बाद बोला है नो बी इज डी, कोई भी बी डी नहीं है, यानी जो बी है वो डी में नहीं जा सकता है। और अगर नो बी इज डी है इसका मतलब कोई डी भी बी के अंदर नहीं जाएगा। कंक्लूजन में पहला है सम ए आर सी, तो देखिए कुछ ए सी है क्या? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कह नहीं सकते। दूसरा कंक्लूजन क्या है? नो ए इज सी। नो ए सी में क्या है? इसमें भी पॉसिबिलिटी वर्क कर रही है, हम कह नहीं सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है जब भी आपको सम पॉजिटिव और एक निगेटिव कंक्लूजन मिले और टर्म ए सी दोनों में हो, तो आपको सबसे पहले दिमाग में ये लाना है कि आइदर और का केस तो नहीं बनेगा। तो आपको कैसे चेक करना है? डायरेक्ट फिगर से देख के। सम ए आर सी हमें दिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट तो दिख नहीं रहे हैं, पॉसिबिलिटी ट्रू हो सकती है इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। दूसरा है नो ए सी, ये बात भी सही हो सकती है, शायद कोई भी ए सी ना हो, तो ये भी कह नहीं सकते हम। जब भी डाउटफुल आ जाए तो वो होता है आइदर और, यानी ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकते हैं, तब हम आइदर और लगाते हैं। यही थी आज की पूरी क्लास और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, क्योंकि यही सारे रूल हैं, इनसे बाहर आपका प्री में कोई भी रूल नहीं है, कोई भी इससे बाहर आपका सिलॉक्स नहीं आएगा। ध्यान रखना है। मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ पूरा एक बार में। पहले तो ऑल पॉजिटिव कंक्लूजन को देख लिया कि स्टेटमेंट पॉजिटिव में दे रखे हैं, कंक्लूजन भी पॉजिटिव में ही दे रखे हैं, तो हमें पॉजिटिव कंक्लूजन को हमेशा डायरेक्ट स्टेटमेंट से ही कैच करना है। उसके बाद रूल आए थे नेगेटिव में, सम ए आर नॉट बी जब आ जाए तो हमें क्या चेक करना है? ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये चेक करना होता है। उसके बाद ऑल ए आर नॉट बी आ जाए तो हमें नो ए इज बी चेक करना होता है। उसके बाद नो ए इज बी आ जाए तो सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी होता है, ये चेक करना होता है। उसके बाद हमें स्टेटमेंट में अगर वर्ड दिखाई पड़ जाए ओनली या फिर दिखाई पड़ जाए ए फ्यू, तो ओनली का मतलब हो जाएगा ओनली बी इज ए या ओनली ए इज बी, कुछ भी हो लेकिन ओनली से शुरू हो रहा है। अगर ओनली बी इज ए है तो ये हो जाएगा ऑल ए आर बी, रिवर्स हो जाएंगे, ये ऑल ए आर बी हो जाएगा। और अगर दे दिया जाए अ फ्यू ए आर सी, इसका मतलब है सम ए आर सी, कुछ ए सी हैं। उसके बाद आता है आइदर और का रूल, तो वो मैंने बता दिया, इन 3 कंडीशन पे आइदर और लगता है। नाइदर नॉर कब लगेगा? जब पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग हो जाए और डायरेक्ट दिया हो वो भी रॉन्ग हो, तब नाइदर नॉर लगेगा। आज की वीडियो में हम रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट।
तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। पहले आप इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप इसको टाइम लें, पॉज करें वीडियो को, आप पहले बनाएं इसको और देखें कितने टाइम में बनाते हैं। यहाँ पर आप मेरा टाइम जज नहीं करेंगे कि मैं कितना टाइम ले रहा हूँ। मैं एक एक चीज़ पढ़ूंगा, उसको बताऊंगा, फिर दोबारा बताऊंगा, मुझे टाइम लगेगा, लेकिन आपको ये देखना है कि किस तरीके से क्लिक करते हैं, किस तरीके से इसको डील करते हैं, पज़ल को किस तरीके से इसको सरल बनाते हैं, तो वो आप सीखेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें कहा क्या है? इसमें कहा है कि 8 लोग हैं, इंग्लिश में दी हुई है, इंग्लिश में आप लोग पढ़ लीजिए, मैं हिंदी में उसको बताता जाऊंगा। इसमें कहा है 8 लोग हैं, गोल चेयर पर बैठे हैं, तो 8 लोग हैं। अब चेयर गोल कैसे बनाएंगे आप? देखिए इस तरीके से बनाएंगे गोल चेयर, इस तरीके से। ये 8 लोग बैठ गए, पहले तो इस तरीके से बिठाएंगे 8 लोगों को। उसके बाद क्या कहा है? उसके बाद कहा है कि कुछ लोग फेस कर रहे हैं सेंटर की तरफ और कुछ लोग कर रहे हैं सेंटर से बाहर की तरफ फेस, यानी हमें नहीं दिया है कि कितने लोग अंदर देख रहे हैं, कितने लोग बाहर। उसके बाद अब ढूंढना है हमको कि किसका फेस फिक्स है, मतलब कोई एक ऐसा बंदा मिल जाए जिसका फेस या तो बाहर हो या फेस अंदर हो, तो सबसे पहले वही ढूंढते हैं। पढ़िए, कहीं पर भी दिया है एम एन सेम डायरेक्शन, उसके बाद Q sits left of P, S third to the right of S, S is not immediate neighbor of P, Q and S face opposite, 3 people are sitting between S and R, both S and R same direction, T sits second to the right of R, यहाँ तक अभी तक नहीं मिला है। 3 people are sitting between T and L, both T and L face toward the center, यहाँ पर देखिए मिल गया, क्या मिला है हमें? both T and L face toward the center। तो यहाँ से एक चीज़ हो गई कि T और L दोनों के फेस कहाँ हैं? सेंटर की तरफ। हमने पहले L को बिठाया और सेंटर की तरफ इसका मूव कर दिया, ठीक है, एक चीज़ कंफर्म हो गई। उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद बोला है 3 people are sitting between T and L, 3 लोग कहाँ बनेंगे? देखिए यहाँ से 3 लोग गिनिए, 1 2 3, 3 लोग बैठेंगे, इसका मतलब यहाँ पे आएगा, T आएगा यहाँ पर, और ये भी देख रहा है कहाँ? सेंटर की तरफ ही देख रहा है, जो कि कहा गया है। देखिए बोथ T एंड L फेस टुवार्ड द सेंटर। 2 लोग फिक्स हो गए हैं, अब इनसे ही जुड़े हुए लोग ढूंढते हैं। T सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ R, हमें नहीं पता R का क्या फेस है, इसको नहीं बना सकते। Q इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ L, यानी Q जो है वो इमीडिएट नेबर है, यानी कि Q या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। तो चलिए हमने Q को पहले यहाँ ले लिया, हमने मान लिया Q यहाँ पर बैठा है, ठीक है। आगे क्या बोला? Q एंड L फेस द सेम डायरेक्शन, Q एंड L फेस सेम डायरेक्शन, यानी कि ये भी इनसाइड देख रहा है, इतना फिक्स हो गया। अभी हमने Q की पॉसिबिलिटी ली है कि ये L के लेफ्ट हैंड पे बैठा है। आगे बढ़ते हैं, अब Q से रिलेटेड कोई है? S सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q, Q के थर्ड राइट में S है, 1 2 3, यानी कि S आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है? Q एंड S फेस द अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब Q अगर अंदर देख रहा है तो S कहाँ देखेगा? बाहर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, 3 people आर सिटिंग बिटवीन S एंड R, S और R के बीच में 3 लोग हैं, मान लीजिए इधर 1 2 3, तो R कहाँ आएगा? R आएगा यहाँ पर। अगर आप इधर से भी गिनते तो 1 2 3, R यहीं आता, R फिक्स हो गया। आगे बोला है बोथ S एंड R फेस द सेम डायरेक्शन, S एंड R, इसका मतलब है R भी बाहर की तरफ देख रहा है। अब देखिए क्या कहा है यहाँ पर, इस लाइन को पकड़िए, S इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, यानी कि P पता लग गया, P ना यहाँ पर आएगा ना P यहाँ पर आएगा, इमीडिएट नेबर नहीं बनेगा S का, इसका मतलब है एक ही जगह बची है P आएगा यहाँ पर। अब जैसे ही हमें P मिल गया वैसे ही हम लिख सकते हैं क्या? Q सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P, देखिए Q पहले से बैठा है, P यहाँ पर आ गया, इसका मतलब P का फेस पता चलेगा, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P। लेफ्ट कैसे बनेगा? जब P बाहर की तरफ देखेगा तभी तो ये सेकंड लेफ्ट में बैठेगा Q, 1 और 2, इस तरीके से बैठ गया, P भी बैठ गया। अब कह रहा है कि ओनली 3 people आर सिटिंग बिटवीन M एंड P, M और P के बीच में 3 लोग हैं, इसका मतलब है M यहाँ पर आएगा, M भी फिक्स हो गया। अब कोई एक जगह खाली रह गई है, ये एक जगह खाली रह गई, इसकी जगह कौन बचा है? M
सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, यानी कि एन बचा है, एन यहाँ पर आएगा, लेकिन कंडीशन क्या दी है, कंडीशन दी है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के लेफ्ट पे, सेकंड लेफ्ट पे बैठा है कौन, एम, इसका मतलब एन देखेगा अंदर, तभी तो सेकंड लेफ्ट पे एम बनेगा। आगे क्या कहा है, आगे कहा है बोथ एम एंड एन फेस द सेम डायरेक्शन, इसका मतलब है एन अगर अंदर देख रहा है तो एम भी अंदर देखेगा। अब देखिए सारे लोग बन गए, ये पूरी पजल आपकी सॉल्व हो गई है, सारे फेस पता लग गए, सारे पर्सन पता लग गए, कहीं पर कोई गलत नहीं हुई। इसका मतलब हमने केवल एक चीज़ मानी थी, एक कंडीशन लेके चले थे पॉसिबिलिटी, जो क्यू आपका एल के लेफ्ट में बैठ रहा था और राइट में बैठ रहा था, हमने बाई चांस लेफ्ट पे बिठा लिया तो सही बन गई पजल। इसका मतलब अगर हम एल के राइट में बिठाते क्यू को तो रॉन्ग हो जाती। तो आपको पहले से 2 डायग्राम बनाने थे, मुझसे तो गलती हो गई, मैंने नहीं बनाया, लेकिन बाई चांस सही निकल गया कि मैंने लेफ्ट पे बिठा दिया। इस तरीके से पजल पूरी हो गई। इसका सॉल्यूशन देखना चाहेंगे तो आप ये देखिए, देख सकते हैं, इसमें भी आपको वही मिलेगा। बाहर कौन कौन देख रहा है, देखिए बाहर देख रहा है आर देख रहा है, पी देख रहा है, एस देख रहा है, आर पी एस। हमारे में देखिए कौन देख रहा है बाहर, आर देख रहा है, पी देख रहा है, एस देख रहा है। हमारे में भी 3 लोग यही बाहर देख रहे हैं, इसका मतलब हमारी पजल ठीक बनी है। क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए हैं, केवल पजल सॉल्व की है, क्वेश्चन तो फिर हो ही जाते हैं, पजल बनाने की देर है। पजल अगर आप 3 मिनट के अंदर बना लेते हैं तो 1 मिनट में 5 क्वेश्चन कर लेंगे आप, तो 4 से 4.5 मिनट में आप पूरी पजल कर ले जाएंगे अगर इस लेवल की आती है। ये ईजी टू मॉडरेट पजल थी। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अपना ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट।